हेलो। आज दोस्तों स्टडी के अंदर में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मानवीय करुणा की दिव्य चमक पढ़ेंगे। पाठ है 13। क्वेश्चन आंसर करेंगे। पहला क्वेश्चन है, मानवीय करुणा की दिव्य चमक। वो मनुष्य थे, उनके अंदर करुणा थी, दया थी और एक चमक सी उभरती थी। लोगों के लिए उनके मन में दया, प्रेम सब भरा हुआ था। पहला प्रश्न है, फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी? फादर परिमल के सदस्यों से अत्यंत घनिष्ठ एवं पारिवारिक संबंध रखते थे। वहां पे जितने भी लोग थे उनसे बहुत ही अच्छा संबंध रखते थे। जहाँ पे वो रहते थे वे उम्र में बड़े होने के कारण आशीर्वचन करते थे, दुखी मन को सांत्वना देते थे। वो बड़े थे और सबको आशीर्वाद देते थे और सबके मन को, दुखी मन को वो सांत्वना देते थे, उसे समझाते थे और उसे बहुत ही अच्छे से प्रेम से वो समझाते थे। मन को उसी तरह की शांति सुकून मिलता जैसे थके हारे यात्री को देवदार के पेड़ की छाया में शीतल ठंडी छाया मिलती है। उसी प्रकार से वह भी थे। जब भी वो किसी के दुख में किसी को समझाया करते थे तो ऐसा ही लगता था जैसे दिल को सुकून मिलता हो, शीतलता मिलती हो, देवदार वृक्ष की तरह। इसलिए उनकी उपस्थिति देवदार की छाया सी लगती है। जैसे हम कभी भी थके हारे आते हैं किसी पेड़ के नीचे, हम किसी छायादार पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं, देवदार वृक्ष के नीचे, और हमें सुकून शीतलता मिलती है। उसी प्रकार जब किसी के दुख में जब फादर जाते थे तो उसे इतना समझाते थे, इतना सांत्वना देते थे कि एक शीतलता प्रदान होती थी। ऐसे लगता था सारे दुख दूर हो गए। अगला प्रश्न है दूसरा है, फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग है, किस आधार पर ऐसा कहा गया है? फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग बन चुके थे। उन्होंने भारत में रहकर अपने देश, घर, परिवार आदि को पूरी तरह से भुला दिया था। 47 वर्ष तक भारत में रहने वाले फादर केवल 3 बार ही अपने परिवार से मिलने गए थे। वह जब इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे और लास्ट ईयर था जब उनका, तभी उनके मन में एक सन्यासी बनने की इच्छा आती है और अपने धर्म गुरु के पास जाते हैं और वहां से वह पढ़ लेते हैं और कहते हैं कि मैं सन्यासी बनूंगा, लेकिन मैं भारत में जाकर मैं रहना चाहता हूँ। और इसके बाद वह सन्यासी बन जाते हैं। बेल्जियम गए, वे भारत को ही अपना देश समझने लगे। वे भारत की मिट्टी और यहाँ की संस्कृति में रच बस गए। पहले तो उन्होंने यहाँ रहकर पढ़ाई की, फिर डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा से सानिध्य उनका प्रेम बढ़ गया। राम कथा उत्पत्ति और विकास पर अपना शोध भी किया उन्होंने। राम कथा पे उन्होंने प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश भी तैयार किया। इस तरह वे भारतीय संस्कृति के होकर रह गए। वह भारत में आकर उन्होंने दार्जिलिंग में गए, दार्जिलिंग में पढ़ाई की। दार्जिलिंग से वह कोलकाता जाते हैं, बीए करते हैं। बीए करने के बाद वह इलाहाबाद जाते हैं, जहाँ एमए करते हैं, वहाँ शोध भी करते हैं और फिर इसके बाद रांची में जाकर वह अध्यक्ष बन जाते हैं हिंदी और संस्कृत के। अगला है, पाठ में आए उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनसे फादर बुल्के का हिंदी प्रेम प्रकट होता है। आपको बताना है कि फादर को हिंदी से इतना लगाव क्यों था, ऐसे कौन से प्रसंग है, ऐसे कौन सी पॉइंट है जिससे हमें मालूम होता है। फादर बुल्के का हिंदी प्रेम प्रकट करने वाले प्रसंग निम्नलिखित हैं। फादर बुल्के ने कोलकाता से बीए करने के बाद हिंदी में एमए इलाहाबाद से किया। वह दार्जिलिंग जाते हैं, दार्जिलिंग से पढ़ाई करते हैं, फिर इसके बाद वह कोलकाता में बीए करते हैं, फिर इसके बाद एमए जो पीजी है वह इसके लिए इलाहाबाद जाते हैं। वहीं पे बहुत सारे रिसर्च शोध भी करते हैं और इसके बाद वह रांची जाते हैं। वहां पे अध्यक्ष बनाया जाता है संस्कृत और हिंदी का। उन्होंने प्रमाणिक अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश भी तैयार किया था। मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का हिंदी में नील पक्षी नाम में रूपांतरण किया था उन्होंने। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से राम कथा उत्पत्ति एवं विकास पर उन्होंने शोध भी किया था बहुत सारे। परिमल नामक हिंदी साहित्य संस्था के सदस्य भी बने रहे। वे हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए, गौरव दिलवाने के लिए बहुत सतत प्रयत्न करते रहे। वह चाहते थे हिंदुस्तान है, हिंदी भाषा यहाँ की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। बहुत कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी ऐसा नहीं होता है। उन्हें इस बात का दुख भी होता है कि हिंदुस्तान में रहने वाले ही हिंदी की उपेक्षा करते हैं।
हिंदी को उतना महत्व नहीं देते हैं। 4 है, इस पाठ के आधार पर फादर कामिल बुल्के की जो छवि उभरती है उसे अपने शब्दों में लिखिए। फादर कामिल बुल्के की छवि संकल्प से सन्यासी जैसे व्यक्ति की उभरती है। उन्होंने संकल्प लिया था, उन्होंने प्रतिज्ञा किया था, प्रण किया था। उनका लंबा शरीर ईसा जैसे, क्रिश्चियन जैसे के सफेद चोंगे और चोंगे में ढका हुआ था, यहाँ ढका हुआ रहेगा, चोंगे में ढका रहता था। उनका रंग गोरा था, चेहरे पर मिलनसार थे। एक बार संबंध बन जाता जिस किसी से भी सालों साल उसे निभाते रहते। वह कभी एक बार रिश्ता बनाने के बाद वह दोबारा इस रिश्ते को तोड़ते नहीं थे, उसे निभाते थे। वे पारिवारिक जलसों में पुरोहित या बड़े भाई की तरह उपस्थिति होकर आशीर्वादों से भर देते हैं। लेखक कहते हैं कि जब भी कोई पारिवारिक जलसा होता था, कोई उत्सव फेस्टिवल होता था, तो वो पुरोहित बनकर, घर के बड़े सदस्य बनकर बहुत ज्यादा आशीर्वाद देते थे और आशीर्वाद से लोगों को भर देते थे, जिससे मन को अद्भुत शांति मिलती थी। उस समय उनकी छवि देवदार के विशाल वृक्ष जैसी लगती थी। जिस प्रकार विशाल वृक्ष देवदार का जब थके हारा जो व्यक्ति आता है और उस पेड़ की छांव में बैठकर अपने मन को सुकून देता है, शीतलता देता है, उसी प्रकार से जब फादर आते थे तब वह भी लोगों के दुखों में उसे शांति सांत्वना देते थे और ऐसा ही लगता था कि वह कोई देवदार की छाया में बैठकर शीतलता प्रदान करता है। 5, लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है? ऐसी क्या बात थी? लेखक ने फादर कामिल बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक इसलिए कहा क्योंकि फादर बड़े ही नेक दिल वाले थे। वह बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, जिनकी रगों में, जिनके खून में दूसरों के लिए प्यार भरा था, अपनत्व भरा था, ममता भरी हुई थी। लोभ, क्रोध, कटुभाषिता से कोसों दूर थे। उनके अंदर प्यार था, अपनापन लोगों के प्रति था, ममता था, प्रेम था, सब कुछ था। लेकिन लोभ और क्रोध, कटुता, यह इनके मन में बिल्कुल था ही नहीं, कोसों दूर था। वे अपने परिचितों के लिए स्नेह और ममता रखते थे। वे दूसरों के दुख में सदैव शामिल होते और अपने सांत्वना भरे शब्दों से उसके दुख को हर लेते थे। कोई भी व्यक्ति अगर दुखी होता, वहां जाते, समझाते, सांत्वना देते और सामने वाले का जो भी दुख होता था वह कम हो जाता था, हल्का हो जाता था। लेखक को अपनी पत्नी और बच्चे की मृत्यु पर फादर के सांत्वना भरे शब्दों से शांति मिली थी। वे अपने प्रेम और वत्सलता के लिए जाने जाते हैं। प्रेम, ममता, प्रेम। लेखक कहते हैं कि जब मेरी पत्नी और मेरे बेटे की मृत्यु हो जाती है, उस समय मैं बहुत दुखी था और आके फादर मुझे बहुत समझाते हैं, सांत्वना देते हैं और मुझे उस समय तब बहुत शांति मिलती है, सुकून मिलता है। 6, फादर बुल्के ने सन्यासी की परंपरागत छवि से अलग एक नई छवि प्रस्तुत की। वो सन्यासी तो सन्यास उन्होंने लिया था, लेकिन उनकी छवि थी बिल्कुल सन्यासियों से अलग थी। परंपरागत रूप से सन्यासी एक अलग छवि लेकर जीते हैं। उनका विशेष पहनावा होता है। सांसारिकता से दूर होकर एकांत में जीवन जीते हैं, बिताते हैं। उन्हें मानवीय संबंधों और मोह माया से कुछ लेना देना नहीं होता है। वे लोगों के सुख दुख से तटस्थ रहते हैं और इस वंदना में समय बिताते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जो सन्यासी होता है उसे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन ये सन्यासी होते हुए भी लोगों के दुखों को दूर करने का प्रयास करते थे, लोगों को सांत्वना देते थे, लोगों की मदद करते थे। ये बिल्कुल अलग सन्यासी थे। फादर बुल्के परंपरागत सन्यासियों से भिन्न थे, बिल्कुल अलग थे। वे मन के नहीं, संकल्प के सन्यासी थे। वो मन से नहीं, बल्कि उन्होंने संकल्प लिया था, एक प्रतिज्ञा लिया था। एक प्रतिज्ञा उन्होंने लिया था कि मैं सन्यासी बनूंगा। वे एक बार संबंध बनाकर तोड़ना बिल्कुल भी नहीं जानते थे। वह जिससे रिश्ता निभाते हैं उसे हमेशा निभाते ही थे, वह रिश्ता तोड़ते नहीं थे। वे लोगों से अत्यंत आत्मीयता से मिलते थे, बड़े प्रेम से, आत्मा सच्चे दिल से मिलते थे। वे अपने परिचितों के दुख सुख में शामिल होते थे।
जो भी उनके परिचय का था, उनका दुख पड़े तो भी शामिल होना, सुख पड़े तो भी शामिल होना। अगर किसी में कोई कमी होती थी उसे निसंकोच बता देते थे। प्रश्न 7 है, आशय स्पष्ट करना है। नम आंखों को गिनना स्याही फैलाना है। इसमें बताया गया है कि नम आंखों को गिनना स्याही फैलाने जैसा है। तो इसमें यही है, ये क है। आशय यह है कि फादर की मृत्यु पर अनेक साहित्यकार, हिंदी प्रेमी, ईसाई, धर्मानुयायी, अन्य लोग इतनी संख्या में उपस्थित होकर शोक संवेदना प्रकट कर रहे थे कि उनकी गणना, उनकी गिनती करना ही कठिन था। उनके बारे में लिखना स्याही बर्बाद करने जैसा था, अर्थात उनकी संख्या अनगिनत थी। कहने का तात्पर्य है, इस स्याही का मतलब है कि इतने अच्छे थे, उनकी मृत्यु पर इतने लोग थे जिसकी संख्या हम गिन नहीं सकते हैं, और उनके बारे में अगर हम लिख रहे हैं कुछ, तो वो स्याही बर्बाद करने जैसा ही है। मतलब अनगिनत उनके जो मित्र, दोस्त, साथी थे, उनकी मृत्यु पर वह आंसू बहाते हैं। ख है, फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। इसका आशय यह है कि फादर को याद करते ही उनका करुणामय, शांत, गंभीर जो उनका व्यक्तित्व थी, जो उनका पर्सनालिटी थी, वह सामने आ जाती है, शांति देती है। उनकी उदासी, इसमें दिए हमारे उदास मन को विचित्र सी उदासी एवं शांति से भर देता है। ऐसा लगता है जैसे हम एक उदास सा संगीत सुन रहे हैं। इस ख को आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं, थोड़ा लिखना। फादर जो थे उनको देखकर, उनको जब हम देखते थे तो हमें तुरंत उनकी करुणा, उनकी शांति, उनका गंभीरपन सब हमारे मन में उभर जाता था, और उस शांत उदास को देखकर हमारे मन को एक शांति और एक संगीत सुनने जैसा लगता था। अगला है रचना एवं अभिव्यक्ति। आपके विचार से बुल्के ने भारत आने का मन क्यों बनाया होगा? मतलब ऐसा क्या बात थी कि बेल्जियम छोड़कर फादर बुल्के जो है वह भारत में आ जाते हैं, यहाँ सन्यासी बन जाते हैं, लोगों की मदद करते हैं, सहायता करते हैं, ऐसी क्या बात थी? भारत की गणना प्राचीन काल से होती आ रही है। ज्ञान अध्यात्म केंद्र रहा है। ज्ञान के लिए, अध्यात्म के लिए भारत सबसे बड़ा केंद्र है। ऋषि मुनियों की पावन भूमि माना जाता है भारत को। यहाँ भारत में गंगा, यमुना जैसी मोक्षदायिनी नदियां निकलती हैं। जहाँ पे हम जाते हैं, स्नान करते हैं, तो कहा जाता है कि सभी के पाप धुल जाते हैं, मोक्षदायिनी नदियां बहती हैं। इसी भूमि पर राम, कृष्ण, गौतम बुद्ध, महावीर, स्वामी गुरु नानक, रैदास, तुलसीदास आदि महापुरुषों ने जन्म लिया और अपने कार्य व्यवहार से दुनिया को शांति का संदेश दिया। फादर बुल्के इन महापुरुषों से प्रभावित हुए होंगे और भारत आने का मन बनाया होगा। इसमें एकदम आसान भाषा में मैं बताती हूँ आपको कि हाँ, यह बहुत ही भारत पवित्र स्थान माना जाता है। यहाँ पे ज्ञानी लोग रहते थे, ऋषि मुनि लोग रहते थे। भारत एक पावन भूमि है। भारत में गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियां बहती हैं। यहाँ पे महावीर, गौतम बुद्ध, राम, कृष्ण भगवान, गुरु नानक, रैदास, तुलसीदास ऐसे महान पुरुषों का जन्म हुआ है। शायद इसीलिए उन्हें शांति मिलती होगी, और वह इसीलिए भारत में आना चाहते होंगे, और इसीलिए वह भारत आने का मन बनाए थे। अगला है, लास्ट है, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि, रैम्स चैपल। उनकी जन्मभूमि, जहाँ उनका जन्म हुआ था, रैम्स चैपल है। इस पंक्ति में फादर बुल्के की अपनी जन्मभूमि के प्रति कौन सी भावना अभिव्यक्त होती है? आप अपनी जन्मभूमि के बारे में सोचते हैं, क्या सोचते हैं? तो वो अपनी जन्मभूमि के बारे में किस तरीके से कहते हैं? मेरी जन्मभूमि बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही सुंदर थी। तो हम अपने शब्दों में अपने तरीके से लिख सकते हैं, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि, रैम्स चैपल। इस पंक्ति में फादर बुल्के का अपनी मातृभूमि के प्रति असीम लगाव है, प्रेम प्रकट होता है। मातृभूमि से प्रेम के कारण उन्हें मातृभूमि सुंदर लग रही थी। जिस किसी को भी अगर मातृभूमि प्यारी है, वह कैसी भी हो लेकिन बहुत ही सुंदर दिखती है। मैं भी अपनी मातृभूमि के बारे में
फादर बुल्के जैसी ही सुंदर भावनाएं रखता हूँ। मेरी जन्मभूमि स्वर्ग के समान है, स्वर्ग के समान सुंदर है तथा समस्त सुखों का भंडार भी मेरी मातृभूमि में। यह हमारा पोषण करती है मातृभूमि, हमें स्वस्थ एवं बलवान बनाती है हमारी मातृभूमि। हमारी माँ के समान है हमारी मातृभूमि। एक और यहाँ की 6 ऋतुएं हैं, इसकी जलवायु एकदम उत्तम बनाती है। दूसरी ओर अमृत तुल्य जल से भरी गंगा है, यमुना है, प्राणियों की प्यास बुझाती है ये नदियां। मैं अपनी मातृभूमि पर गर्व करता हूँ और इसकी रक्षा करते हुए अपना सर्वस्व अर्पित करने को तत्पर रहता हूँ। तो हमारी जो भारत देश की जन्मभूमि है वो बहुत ही प्रिय है, जहाँ गंगा है, यमुना नदी है, पवित्र नदियां बहती हैं, ऋषि मुनियों का वास है, जहाँ राम, कृष्ण, गौतम बुद्ध, महावीर, तुलसी ऐसे महान पुरुषों का जन्म हुआ है। ऐसी जन्मभूमि हमारे लिए बहुत ही प्यारी है और हम इस जन्मभूमि को स्वर्ग से भी प्यारा, स्वर्ग से भी सुंदर मानते हैं। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।